प्यारे विद्यार्थियों, पीएसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है ओआईसी। ओआईसी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई, किस देश में हुई, इसका मुख्यालय किस देश में है, इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसको बनाने का जो जब इसको बनाया गया तब इसका उद्देश्य क्या था। इन सभी बिंदुओं पर हम ओआईसी के टॉपिक को डिटेल से समझेंगे। तो बिना समय गंवाए हम सीधा चलते हैं टॉपिक पर, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और मेरा भी समय बर्बाद ना हो। ठीक, तो हम चलते हैं सीधा टॉपिक पर। बात करते हैं पहले ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन। ठीक, अब बात करते हैं कि ओआईसी क्या है। ये ओआईसी क्या है? ओआईसी यहाँ दुनिया भर के मुस्लिम देशों तथा मुस्लिम बाहुल्य देशों का संगठन है, जो यूएन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो शायद आपके समझ में ना आए हो, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें ये और ये दो शब्द हैं जो आपके समझ में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा समझने में। ये जो मुस्लिम देश है, मुस्लिम बाहुल्य देश है, इसको हम समझाते हैं। मुस्लिम देश जो है ये वो देश है जिन्होंने अपने देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर रखा है। जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब है, यूएई है, इराक है, ईरान है। ये सारे जो देश हैं इन्होंने अपने देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर रखा है। ये हो गए मुस्लिम देश। लेकिन ये जो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं ये कैसे देश हैं? ये ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने देश को मुस्लिम राष्ट्र तो घोषित नहीं किया है, किंतु यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी जो है वो काफी संख्या में रहती है, इसलिए इन्हें मुस्लिम बाहुल्य देश कहा जाता है। जैसे हमारा देश भारत है, यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी करीब 14 से 15% के लगभग रहती है, तो मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, इसलिए इसे मुस्लिम बाहुल्य देश कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो यूरोप का एक देश है अल्बानिया, जो वहां पर भी मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, किंतु उसने अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित नहीं किया हुआ है, तो वो क्या किस श्रेणी में आएंगे? वो मुस्लिम बाहुल्य देश की श्रेणी में आएंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं जो यूएन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। अब इसमें यूएन जो शब्द है ये यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन। इसमें जो सदस्य देश हैं वो 193 देश हैं। ठीक, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। कौन? ओआईसी। अब इसमें जो आया है अंतर सरकारी, और ये जो संगठन है, अब इसका क्या मतलब होता है? ये जो अंतर सरकारी संगठन है इसका मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक राष्ट्र किसी भी मुद्दे पर आपसी विश्वास के साथ एक मंच पर आकर एक साथ कार्य करते हैं तो उसे ही कहते हैं अंतर सरकारी संगठन कहा जाता है। ठीक, तो अब इसको हम फिर से समझाते हैं। ओआईसी क्या है? यह दुनिया भर के मुस्लिम देशों, दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं और मुस्लिम बाहुल्य देश, यानी दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं और जितने भी मुस्लिम बाहुल्य देश हैं उन देशों का यह संगठन है, जो यूएन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन से मतलब ये है कि जो दुनिया का सबसे पहला जो सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है ये यूएन, जिसमें कितने सदस्य देश है? 193 यानी 193। लेकिन ये ओआईसी जो है इसमें कितने सदस्य देश है? इसमें 57 सदस्य देश हैं, इसलिए यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है वो 25 सितंबर 1969 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मोरक्को में। मोरक्को की राजधानी रबात। ये जो मोरक्को है ये किस महाद्वीप में पड़ता है? ये जो मोरक्को है ये पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप की मैप में देख रहे हैं, दिखाया जा रहा है आपको कि मोरक्को जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी और पश्चिमी छोर का ये देश है मोरक्को। यहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। अब इसकी स्थापना हुई, ये तो हुई, किंतु स्थापना क्यों हुई, इसका कारण क्या था, इसके रीजन को हम जानेंगे
इसके रीजन को समझने के लिए हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा, यानी इसके स्थापना के समय में हमें चलना पड़ेगा। और इसके इतिहास को जानने के लिए हम इसमें कुछ अलग से टॉपिक इसमें जोड़ना चाहेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, तो बात करते हैं जैसे हिंदू धर्म में 4 पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ है, द्वारिकापुरी है, जगन्नाथपुरी है और रामेश्वरम। ये चारों धाम माने जाते हैं हिंदू धर्म में। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय में भी पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं। पवित्र तीर्थ स्थल इसमें कौन कौन सा है? पहला जो आता है वो है मक्का और दूसरा है कौन सा? मदीना। ये जो मक्का और मदीना है ये मुस्लिम समुदायों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, पहला और दूसरा। ये कहाँ पर है? आप लोग जानते ही होंगे कि सऊदी अरबिया में यह पड़ता है। ठीक, किंतु इसके अलावा जो तीसरा प्रमुख तीर्थ स्थल आता है वह आता है अल आस्का। ठीक, यह मस्जिद है, अल आस्का मस्जिद मैप में दिखाया जा रहा है। ये इजराइल की जो राजधानी है यरूशलेम में ये अलास्का मस्जिद पड़ता है। इस अलास्का मस्जिद के कारण ही इस ओआईसी की संगठन की स्थापना की गई, इसलिए इसे कहा जा सकता है कि ओआईसी का जो अस्तित्व है वो इस अलास्का मस्जिद के कारण ही है। इसका जो श्रेय है स्थापना का वो अलास्का मस्जिद को ही जाता है। क्यों? ये बताते हैं हम। जिस प्रकार से हमारे भारत में हिंदू समुदाय का जो राम मंदिर है और जो मुस्लिम समुदाय का जो बाबरी मस्जिद है उसका जो विवाद सदियों से चला आ रहा था, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद है वो संवैधानिक तरीके से निपटाया जा चुका है, किंतु इसी प्रकार से ये जो अलास्का मस्जिद है ये भी विवादों में रहा है, धार्मिक विवादों में रहा है। क्यों? ये जो अलास्का मस्जिद है हमने बताया इजराइल की राजधानी यरूशलेम में है। इजराइल जो है यहूदियों का देश है। ठीक, और जो वहां पर यहूदी लोग हैं उनका मानना है कि यहाँ पर जो अभी यरूशलेम में जो ये अलास्का मस्जिद है वहां पर हमारा पहले मंदिर हुआ करती थी। उस मंदिर को मुस्लिम समुदायों ने तोड़कर वहां पर इस अलास्का मस्जिद का निर्माण करा है, जिसके कारण समय समय पर यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा होती रहती है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ भी हुआ करती थी। ठीक, तो एक सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसके कारण इस संगठन का स्थापना करने को, वह जो सांप्रदायिक हिंसा हुई वो हुई थी 1967 में। क्या हुई थी? ईद के दिन जब यहाँ पर मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करने आए हुए थे तब इजरायली सैनिकों द्वारा सांप्रदायिक हिंसा की गई और यह हिंसा इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर आगजनी भी हो गई, यानी कि आग की चपेट में ये अलास्का मस्जिद आ गई, जिसके कारण मुस्लिम देश यह सहन नहीं कर सके और मुस्लिम समुदायों को, मुस्लिम राष्ट्रों को एकत्र होने के लिए एक दूसरे को न्योता दिया जाने लगा। तब जाके 1969 में इन देशों की बैठक होती है। किनकी? मुस्लिम देशों की। किसके विरोध में? इजराइल के विरोध में इन देशों की बैठक होती है कि इजराइल ने जो किया वो अच्छा नहीं किया है, हम इसके विरोध में एक ऐसे संगठन तैयार करेंगे जो अलास्का मस्जिद की हिफाजत कर सके और इजराइल का विरोध कर सके। तब जाके मुस्लिम राष्ट्रों ने 1969 में एक बैठक रखी। ठीक, अभी बात करते हैं इजराइल जो है। इजराइल आप जानते ही हैं कि एशिया महाद्वीप का एक देश है। अभी यहाँ के वर्तमान जो पीएम है वो है कौन? नाफ्ताली बेनेट वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक, अभी हम बात करते हैं जब यहाँ इनकी बैठक हुई 1969 में, ये यही बैठक हुई, यहीं पर इसकी नींव रखी, यानी स्थापना हुई थी। कब? 25 सितंबर 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी बैठक हुई थी। ठीक, कहाँ पर? मोरक्को की राजधानी रबात में, जो कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। और इसकी जो दूसरी बैठक हुई वो 1970 ईस्वी में। 1970 में इन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें इसके चार्टर स्वरूप को अपनाने की चर्चा की गई और फिर जाके 1972 में 1972 में इसके चार्टर को स्वीकार किया गया, तब जाके पूर्ण रूप से ओआईसी अस्तित्व में आया।
ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की। इसका जो मुख्यालय है वो सऊदी अरबिया की राजधानी जिद्दा में है। सऊदी अरबिया भी जो है ये एशिया में ही पड़ता है, ये खाड़ी देश है। सऊदी अरबिया एक खाड़ी देश है। ये सऊदी अरबिया जो जिद्दा है ये इसकी राजधानी नहीं, ये एक शहर। सऊदी अरबिया की जो राजधानी है वो रियाद है, रियाद है, और वहाँ की जो मुद्रा है वो रियाल है। और यहाँ के जो प्रिंस है, देखिए किसी किसी देश में प्रधानमंत्री कहा जाता है वहाँ के प्रमुख को, और किसी किसी देश में राष्ट्रपति कहा जाता है, और कई ऐसे देश हैं जहाँ पर उनको प्रिंस कहा जाता है। तो ये जो सऊदी अरबिया है यहाँ पर इनके जो मुखिया है, राष्ट्राध्यक्ष है, इन्हें यहाँ का प्रिंस कहा जाता है। जो यहाँ के जो प्रिंस है उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, वो प्रिंस है। ठीक, सऊदी अरबिया के। अब बात करते हैं इनके सदस्य देशों की। तो इनके जो सदस्य देश हैं, इनके जो सदस्य देश हैं वो 57 सदस्य देश हैं। जब इनकी स्थापना हुई थी तो इनकी स्थापना के समय जो सदस्य देश थे वो कुल 24 सदस्य देश थे, किंतु इन्होंने सोचा कि ये तो हम तो मुस्लिम राष्ट्र हैं, किंतु हमारे मुस्लिम समुदाय जो है विभिन्न देशों में भी रहती हैं, तो हम उन देशों को भी इस संगठन में शामिल करना चाहते हैं जो मुस्लिम समुदायों का मान रखते हैं और वहां पर मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या अधिक रहती है। तो धीरे धीरे ऐसे देशों को इसमें शामिल किया गया और फिर इनकी संख्या बढ़कर हो गई 57। और ये जो 57 देश हैं ये कुल 4 महाद्वीपों से इसमें शामिल है। वो 4 महाद्वीप कौन कौन से हैं? 4 महाद्वीप है, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है और लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका है। बात करते हैं किस महाद्वीप से कितने देश आते हैं। एशिया जो हमारा महाद्वीप है, हम जिस महाद्वीप पर रहते हैं वो एशिया है। इस महाद्वीप से कुल कितने देश आते हैं? 27। कौन कौन से हैं? हम जानेंगे कि हमारा पड़ोसी कौन कौन? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, कजाकिस्तान, मालदीव है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, कतर है, ओमान है, यमन है, कुवैत है, कतर है, इराक है, ईरान है, टर्की है। ये सारे देश जो हैं एशिया से आते हैं। कुल ऐसे करके 27 देश हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप से कितने देश आते हैं? टोटल आते हैं वहां से भी 27 कंट्रीज यानी 27 देश वहां से भी आते हैं। कौन कौन से देश हैं? मोरक्को है, युगांडा है, नाइजीरिया है, अल्जीरिया है, इजिप्ट है, चाड है और सूडान है। ये देश जो है ऐसे करके 27 देश यहाँ से भी आते हैं। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप महाद्वीप से कितने देश आते हैं? ओनली वन कंट्री यानी केवल और केवल एक देश यूरोप महाद्वीप से आता है, अल्बानिया। यह जो देश है 60% मुस्लिम आबादी वाला देश है जो इस संगठन का सदस्य है, जो यूरोप से है। ठीक, अब बात करते हैं लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका से कितने देश आते हैं? 2 देश आते हैं। कौन कौन से हैं? एक है सूरीनेम है और एक गुयाना। जो 2 देश हैं कहाँ से आते हैं? दक्षिणी अमेरिका से। यदि हम इनको जोड़ेंगे कि 27 दूना 54, 54 एक 55, 55 2 57, ये हो जाते हैं 57 देश जो 4 महाद्वीपों से आते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनकी आधिकारिक भाषा की। जो आधिकारिक इसकी भाषा है वो कौन कौन सी भाषा है जो इनके ऑफिस में इस्तेमाल की जाती है इसके संगठन में? वो जो भाषाएं हैं वो 3 भाषाएं हैं। कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल 3 भाषाएं, टोटल 3 भाषाएं हैं। कौन कौन सी है? अरबी है, अंग्रेजी है और फ्रेंच। ये जो 3 भाषाएं हैं इनके आधिकारिक भाषाएं हैं और इन्हीं 3 भाषाओं में इनका सारा कामकाज होता है। अब बात करते हैं इनके उद्देश्य की। आखिर जब इस संगठन को बनाया गया होगा, जब बनाया गया तब इसका कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर रखा गया होगा, तो हम इसी उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। इसका जो उद्देश्य है वह दुनिया भर के लोगों के मध्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है तथा इसके साथ ही मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा करना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। ये है उनका उद्देश्य। और ये जो मंच है इसे पूरी दुनिया के मुस्लिम समुदायों का सामूहिक आवाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओआईसी को दुनिया के मुसलमानों का सामूहिक आवाज कहा जाता है, यानी मुस्लिम समुदाय का सामूहिक आवाज कहा जाता है, सामूहिक आवाज कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम देश और मुस्लिम बहुल देश हैं वो तो सभी इस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो जो भी निर्णय लिया जाता है वह सभी देशों की सहमति के साथ ही
यहाँ पर निर्णय लिया जाता है। इसलिए जो भी यहाँ इस मंच से जो भी बयान दिया जाएगा वो पूरी दुनिया के मुस्लिम समुदायों को सही मानते हुए या इस मंच से कोई भी जवाब दिया जाता है, और इसलिए इसे मुस्लिम समुदाय का सामूहिक आवाज कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है। ये जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये माफ कीजिएगा, ये जो अध्यक्ष हैं, जब कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, तो वहां पर उन्हें अध्यक्ष न कहकर उन्हें महासचिव कहा जाता है। महासचिव, महासचिव कहा जाता है। ठीक, ये जो वर्तमान जो महासचिव है इस संगठन के, कौन है वो? हुसैन इब्राहिम ताहा। ये इब्राहिम जी हैं, हुसैन इब्राहिम ताहा जिनका नाम है। ये है किस देश से संबंधित है? ये 4 देश से संबंधित है। अभी यदि आपने ध्यान दिया होगा जब हम नाम गिना रहे थे, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। 4 मैप में देखिए आपको दिखाया जा रहा है कि 4 देश जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के एकदम मध्य में पड़ता है। ठीक, ये इस 4 देश के हैं ये हुसैन इब्राहिम ताहा जी, जो अभी वर्तमान में ओआईसी संगठन के महासचिव हैं, जो कि 12वें महासचिव के रूप में ये अभी पदभार संभाल रहे हैं। अब बात करते हैं इसके सम्मेलन की। इसका जो सम्मेलन होता है वो प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है। प्रत्येक 3 वर्ष पर इसका सम्मेलन होता है। कौन करता है इसका सम्मेलन? इन देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की जाती है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इसके जो नाम है, इसके नाम में बदलाव। ये जो अभी नाम देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये प्रारंभ यानी स्थापना के समय से ही ये नाम नहीं है। इसके नाम में बदलाव किया गया। बदलाव किया गया मतलब ये जो है इसके नाम पहले और कोई नाम था। वो कब था? 28 जून 2011। यह वो समय है जब इसके नाम में परिवर्तन किया गया। कहाँ पर? अस्ताना में। ये अस्ताना कहाँ है? कजाकिस्तान। अब ये कजाकिस्तान कहाँ है? कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप का एक देश है जो रसिया और चाइना के मध्य में यह देश पड़ता है। ठीक, कजाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है। 28 जून 2011 को कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में ये जो बैठक हुई थी वो 38वीं बैठक थी। कौन सी 38वीं बैठक थी? जब बैठक हुई तो इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि इसके नाम में बदलाव किया जाए। इसका नाम जो पहले रखा गया था वह था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक सम्मेलन संगठन। किंतु 28 जून 2011 को अस्ताना जो कजाकिस्तान का एक शहर है, जब इसकी 38वीं बैठक हुई तो उस समय इसके नाम में परिवर्तन किया गया, जिसका नाम रखा गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी इस्लामिक सहयोग संगठन। अब बात करते हैं हम ओआईसी और भारत के संबंध। ओआईसी और भारत में संबंध, ये जो संगठन है और हमारा भारत जो है इनके मध्य क्या किस प्रकार से संबंध है। जिस समय इसकी स्थापना हो रही थी यानी 25 सितंबर 1969 में, उस समय भारत को भी इसमें आमंत्रित किया गया था इसकी सदस्यता के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मुस्लिम बाहुल्य देश रहते हैं। यह एक मुस्लिम बाहुल्य देश है। किंतु हालांकि यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन हमारे यहाँ विदेश मंत्री वहां गए भी थे आमंत्रण पे, किंतु पाकिस्तान को यह बात रास नहीं आई कि भारत भी इस संगठन में शामिल होगा। क्यों? पाकिस्तान आज भी इस संगठन में भारत के सम्मिलित होने पर इसका विरोध करता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है यदि भारत इस संगठन में शामिल हो गया तो उसकी जो रोटी भारत पीछे उसकी रोटी जो पकाई जाती है वो नहीं पक पाएगी। ठीक, तो 1969 में भारत के विदेश मंत्री को भी आमंत्रित किया गया था और वहां पर गए हुए भी थे, किंतु जो पाकिस्तान है उसके विरोध करने पर इन्हें उस सम्मेलन में जगह नहीं दी गई, उन्हें निकाल दिया गया। फिर उसके बाद 2006 में सऊदी अरबिया द्वारा भारत को पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए इसे भारत को आमंत्रित करना चाहा, किंतु यहाँ पर भी पाकिस्तान ने अड़ंगा डाल दिया, यह कहकर कि इस संगठन में वही देश सम्मिलित होंगे जिनका ओआईसी के सदस्य देशों के साथ कोई भी आपसी सदस्यों के साथ कोई भी विवाद, किसी भी तरह का विवाद ना हो। ठीक, इसके पश्चात 2018 में जब बांग्लादेश ने इसकी अध्यक्षता की, तब उन्होंने भी भारत को पर्यवेक्षक के रूप में इन्हें स्वीकार करने के लिए कहा, किंतु वहां पर भी पाकिस्तान ने यही कहते हुए अड़ंगा डाला और भारत को इसमें सम्मिलित नहीं किया। किंतु 2019 में यूएई में भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी को
गार्ड ऑफ ऑनर के रूप में वहां पर आमंत्रित किया गया था। जो भारत है और जो पाकिस्तान है, इसका जो बंटवारे के समय यानी आजादी के समय से ही बनती नहीं है, यानी एक पाकिस्तान जो है हमेशा से ही भारत विरोधी रहा है। हालांकि ये जो मुस्लिम संगठन है ये भारत के विरोध में नहीं है, भारत के विरोध में ये नहीं रहता है, लेकिन यह जो है अभी हाल के कुछ वर्षों में यह पाकिस्तान की जो भाषा है वो बोलने लगा है, इसलिए भारत ने इससे दूरी बनाए हुए है। क्यों? क्योंकि ये जो पाकिस्तान है वो इसी पीठ पीछे अपने जो कश्मीरी मुद्दा है वहां पर वो जाके वो कहता है, और इस पाकिस्तान के कहने पर ही वहां से भी इन्हीं की बोली ओआईसी से भी बोली जाती है। हालांकि पाकिस्तान ही ऐसा देश है जो भारत का विरोध करता है। इसके जो अन्य देश हैं, इसके जो अन्य सदस्य देश हैं, उनसे भारत के बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध भी हैं। जैसे सऊदी अरब है, खाड़ी के देश जो है सऊदी अरब है, यूएई है, इन सब से हमारे घनिष्ठ संबंध है। इराक है, ईरान है, यहाँ से बहुत अच्छे हमारे संबंध है। किंतु पाकिस्तान बंटवारे के समय से ही हमारा विरोधी रहा है, तो इसके लिए हम ओआईसी को दोष नहीं दे सकते। तो दोस्तों यह टॉपिक, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यदि और कोई जानकारी आपको चाहिए इससे संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको और इसी टॉपिक पर यदि वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।